वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या। इससे पहले भी हमने कई वाक़यात देखे हैं जहाँ पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है, यकीनन पाकिस्तान के अमन को निशाना बनाया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं है कि मैं इस अंधोनाक वाक़े, अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत करूँ, जितनी करूँ कम है। और जिस तरह इस वक्त इत्तला आ रही है कि कोई 90 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 18 से 20 लोग शहीद हो चुके हैं, ये मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस दिल से ये बीपर भी दे रही हूँ। और जो मनाज़र मैं इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन्स पर देख रही हूँ वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ये आपको याद होगा कि 2013 से लेकर 18 तक हर रोज इस तरह का वाकया होता था, हर रोज किसी न किसी सूबे में इस तरह का वाकया होता था। लेकिन उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ ने तमाम सूबों को, तमाम वफाकी इकाइयों को एक पेज पर लाकर दहशतगर्दी, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया, सबको इकट्ठा किया। वो तमाम पैराफर्नेलिया जो एपीएस के वाक़े के बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान, एपेक्स कमेटीज बनाई जिसको वो खुद चेयर करते थे। और तमाम स्टेक होल्डर्स उस सूबे के वजीर आला समेत, रेंजर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो सब उसमें मौजूद होते थे। और एक मॉनिटरिंग होती थी, हर हफ्ते हर सूबे में जाकर उसकी मॉनिटरिंग होती थी। इस तरह उन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी को पाक किया। लेकिन उसका तमाम कोऑर्डिनेशन का सिलसिला मनकता हुआ। और आज के दिन को मैं बिल्कुल एक लफ्ज भी सियासत के ऊपर सियासी बात नहीं करूंगी क्योंकि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पैराफर्नेलिया है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंसेस, इन तमाम को दोबारा से उसी जज्बे के साथ, उसी माइनर अटेंशन के साथ, फोकस के साथ दोबारा इंटैक्ट करना पड़ेगा। और अभी 3 हफ्ते पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के अंदर भी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने चेयर की, और उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी जो चेयर हुई, और फिर खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ऊपर जो मीटिंग हुई, उसमें वाजिया डायरेक्शन दी कि जहां जहां मरियम औरंगज़ेब साहब, हमने देखा कि पहले भी पीएमएलएन के दौर में जो है वो दहशतगर्दी को काफी हद तक कंट्रोल किया गया, हालात फिर दोबारा वहीं पे जा रहे हैं। किस तरह पाकिस्तान में अमन को दोबारा कायम किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये अमन सिर्फ आजकल दहशतगर्दी के खिलाफ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो पूरी एक तो जज्बा होता है, और जज्बा आप देखें कि जिस तरह पाकिस्तान की कौम ने, जिस तरह पुलिस ने, जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने, जिस तरह उस जज्बे के अंदर कोई शक नहीं है। अपनी जानों के नजराने हम तो वो कौम है कि हमने दहशतगर्दी की जंग में अपने बच्चों का खून दिया, मतलब उसके साथ हमने उस जज्बे के साथ। लेकिन इसके साथ साथ जो नेशनल लेवल के ऊपर और सूबाई लेवल के ऊपर जिस किस्म की दोबारा से अटेंशन की जरूरत है, 10 साल आपने एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वही चीजें, और ये मौजूद है। पंजाब में शहबाज शरीफ ने सीटीडीज का वो आला निजाम कायम किया जिस वक्त ये नेशनल एक्शन प्लान बना था। और मैं कोई इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, लेकिन वो एग्जांपल्स मौजूद हैं। आपको लाहौर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट याद होगा, जिसके अंदर आज वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दुनिया का, जिसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दोबारा से नेशनल लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन डायरेक्शन दी है। और ये भी कहा था कि जहां जहां पैसों की जरूरत है, बावजूद इसके कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो बुज़दिल दहशतगर्द है वो इस तरह के वाकयात सिर्फ कौमों के जज्बात को कम करने के लिए और हौसलों को पस्त करने के लिए होते हैं। लेकिन हम वो कौम है, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग दहशतगर्दी और पाकिस्तान की अवाम, उनका जान, उनका माल, वो आईनी हक रखते हैं और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दोबारा से इस जज्बे की जरूरत है, इस अटेंशन की जरूरत है, इस माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है, और सूबों के अंदर इस फोकस की जरूरत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कामयाब करना है। बिल्कुल मरीम साहबा, जज्बे की बात की जाए तो ये जो कौम है, ये इसमें जज्बा जो है वो कूट कूट कर भरा है। जब भी मुश्किल आती है पूरी कौम एक हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से दहशतगर्दों ने आज अल्लाह के घर को निशाना बनाया है, जब सजदे के दौरान ये हमला किया गया, खुदकुश हमला किया गया, तो ये दहशतगर्दों के बारे में वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है अभी उन्होंने कहा है, लिखा है उन्होंने कि अल्लाह के घर को निशाना बनाया है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है इन दहशतगर्दों का। जी बिल्कुल, देखें उनको क्या, इस दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने जानबूझकर पुलिस को टारगेट किया ताकि ये खौफो हिरास हो कि भाई पुलिस के ऊपर टारगेट करके वहां के लोगों के ऊपर ये पूरा सोची समझी। इससे ना
इस्लाम का कोई ताल्लुक है, ना दीन का कोई ताल्लुक है, बल्कि इन लोगों का कोई दीन ही नहीं है कि जो इस तरह की हरकतें कर कर, ये इस तरह के वाकयात करके, ये जो तमाम चीज़, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वो बुज़दिल लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम इनसे निपटना भी जानती है, निपट कर दिखाया भी है, वो उस जज्बे को भी रखती है कि इंशाअल्लाह दहशतगर्दों का खात्मा एक दफ़ा फिर करेंगे। जी मैम, निगरान हुकूमत से भी आपका राब्ता हुआ है, और इस हवाले से क्या अब तहकीकात को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? बड़ा हसास इलाका था ये मैम। जी, शाहिदा परवीन जो नुमाइंदा हैं पेशावर की, वो कम्प्लीटली मीडिया को भी उन्होंने आगाह रखा हुआ है, लेकिन 10 दिन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, 1 हफ्ता हुआ है निगरान हुकूमत को आए हुए। 9-10 साल एक हुकूमत है जिन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ मौजूद था। अब ये बातें तो बाद में करने वाली हैं, लेकिन आज के वाक़ये की मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपके वकील मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थी। हर मुश्किल वक्त में, हर ऐसे वक्त में एक कौम बनकर उभरे हैं, एक कौम बनकर सामने आए, और पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल को हराया है, और हर बुरे टाइम से ये जो कौम है वो एक कौम बनकर निकली है। तो ये एक होने का वक्त है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का यही कहना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात दुनिया न्यूज़ से भी गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि अब ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, यहाँ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, यहाँ पर एक होना है, और एक होकर हमें दहशत गर्दों को शिकस्त देनी है। दहशत गर्दों ने जिस तरीके से आज अल्लाह के घर को निशाना बनाया है, इससे साबित होता है कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने दहशत फैलाने की, खौफ फैलाने की कोशिश की है, लेकिन हमने पहले भी इन्हें शिकस्त दी है, और अब एक मरतबा फिर से हम इन्हें शिकस्त देंगे। ये जो कौम है, ये पूरी कौम मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त देगी और दहशत गर्दों को शिकस्त देगी। उन्होंने कहा कि बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है, और 90 से ज़ायद अफराद जो ज़ख्मी हैं उनकी इतलात मौसूल हुई। 18 से 20 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये कहना था कि निगरान हुकूमत के साथ भी वो राबते में हैं। अभी आप कैजुअल्टी और डेथ का अभी कोई एक्सेट्रा मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। सर मस्जिद को कितना नुकसान पहुंचा है, और सीसीपीओ ने क्या बताया, ये खुदकश हमला था? जी जाहिर है कुछ ऐसे ही होगा। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट जो स्लेब उससे ब्लास्ट के साथ स्लेब गिरा है तो उससे ज़्यादा कैजुअल्टी और डेथ हुई है। नहीं, अभी मैं आप कुछ नहीं कह सकते। अगर खुदकश है तो ये बहुत नामुनासिब है मस्जिद में, और हमें इमदादी कार्रवाइयों के अंदर जी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी इमदादी कार्रवाई इंशाल्लाह जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो चीज़ें उनको चाहिए तो इंशाल्लाह सीएम के साहब के अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। अभी स्लेब के नीचे लोग दबे हुए हैं। अब ये नहीं, इसका कोई अभी आइडिया नहीं है। अभी कोई आपको पुलिस की मस्जिद में अफसोसनाक धमाका हुआ है, और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि 25 अफराद इस धमाके में शहीद हो चुके हैं। कई ज़ख्मी अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़ख्मी में 15 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। 25 अफराद अभी तक इतलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं। कई ज़ख्मी की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। 100 से ज़्यादा ज़ख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में, जब नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी, और नमाज की अदायगी के दौरान ये मुबैना तौर पर खुदकुश हमला आवर था जिसने खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में अभी तक की इतलात के मुताबिक 25 अफराद शहीद हो चुके हैं। 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अस्पताल में तिबी सहूलियात उन्हें फराहम की जा रही हैं। आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं सारी सूरत हाल के बारे में। आबिद बताएगा, क्या आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुँच सकी है? देखिए, अभी तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गुलाम अली यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इसी तरह जो निगरान वजीर हैं शाहिद खटक वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पे जारी हैं। अभी हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है, भारी मशीनरी यहाँ पर पहुंचाई गई है, ताकि जो वहाँ पे मलबा है, जो बड़े मलबे के टुकड़े हैं, उनको उठाया जा सके। हैवी मशीनरी अभी आई है। चूँकि ट्रैफिक जो है खैबर रोड पर सो जैम है, लोग भी इसी तरफ तो पुलिस लाइन की तरफ आ रहे हैं, तो जो इमदादी सरगर्मी है उसमें कदर मुश्किलात पेश आ रही हैं।
मशीनरी जो अभी यहाँ पर तलब की गई है उसमें क्रेनें हैं। इन क्रेनों के साथ जो है इस मलबा को उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि आया इस मलबे के नीचे मजीद जख्मी मौजूद हैं या नहीं, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। मलबा उठाने के बाद जो है इमदादी सरगर्मियाँ जब खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर तहकीकाती अमल का आगाज होगा, शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। अभी आबिद कितना मलबा हटा लिया गया है, किस हद तक मलबा उठा लिया गया है? जो धमाका इंतहाई जोरदार था, जिसके बाद जो पहली मंजिल की जो छत थी एक मुकम्मल मुनहदम हो गई थी और नीचे आ गिरी थी। तो ये बहुत बड़ा मलबा था, कंक्रीट था, कंक्रीट के नीचे जो है वो लोग दबे हुए थे। जो हल्का मलबा जो उठाया जा सकता था वो लोगों ने उस वक्त पुलिस वालों ने, पुलिस एहलकार वालों ने, रिजर्व पुलिस वालों ने यहाँ से अपनी मदद के तहत उठाया। जो इमदादी जब टीमें पहुंची तो उन्होंने भी इस मलबे में उठाने की मदद की। और अभी जब ये मशीनें बुलाई गई है तो उसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जगह को क्लियर कर दिया जाएगा और मजीद अगर इस मलबे के नीचे कोई लोग हैं तो उनको भी निकाल लिया जाएगा। अब मलबे के नीचे अमूमन ऐसा होता है, अगर जिंदगी के आसार आपने देखने हो, बड़े जदीद तरीके जो हैं वो अब आ चुके हैं, मशीनरी ऐसे टूल्स आ चुके हैं, तो किस तरीके से जो है मलबे को हटाने का अमल जो है उसको अमल में लाया जा रहा है, किस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है, कौन कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है ताकि पता चल सके कि मलबे के नीचे जिंदगी जो है वो मौजूद है, उसके आसार मौजूद हैं? देखिए, इस हवाले से तो कुछ मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके पास उसी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें थर्मल वगैरह भी होते हैं, जिसके जरिए पता लगता है कि आया नीचे कोई जो है वो जिंदा चीज मौजूद है या नहीं है। उसके बाद जो है तो उसको जो है मलबे को एहतियात से हटाया जाता है ताकि अगर कोई जख्मी नीचे मौजूद हो तो उसकी जान को नुकसान ना पहुंच सके, नुकसान पहुंचे तो उसको अंदेशा ना हो। ये क्रेनें जो रस्म बुलाई गई हैं, इन क्रेनों के जरिए जो है ये जो है वो मशीनरी के जरिए अभी इस मलबे को हटाया जाएगा। इस मलबे को हटाने के बाद ही पता लगेगा कि इसके नीचे मजीद कोई अफराद बाकी हैं या सब निकाल लिया गया है, जिसके बाद जो है फिर वो मजीद तहकीकात के अमल का। ठीक है आबिद, साथ रहेगा। आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आप बताइएगा, आप जाए वक़्त के बाहर मौजूद है और आपने बताया था कि हमें कि आर्मी ने सारा जो इसका है कंट्रोल वो संभाली है, तो वहाँ पर अभी क्या सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम आप देख रहे हैं और कौन कौन से अहम सियासी रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं? जमात इस्लामी के रहनुमा इनायतुल्लाह पहुँचे थे और निगरान हुकूमत से कोई पहुँचा यहाँ पर, और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में भी अपडेट कीजिएगा साथ। जी बिल्कुल, अभी निगरान हुकूमत की जानिब से शाहिद खटक, जिनका अभी पोर्टफोलियो तो अनाउंस नहीं हुआ लेकिन वो यहाँ पर आए हैं। इससे पहले उन्होंने अंदर जाके जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनसे मुलाकात की है और तहकीकात जो अंदर हो रही थी उसके साथ साथ जो इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर शुरू हैं उनका जायज़ा लिया। इन सारी चीज़ों के बाद वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें बताया कि अभी तक मलबे जो है उसको हटाए जाने का काम जारी है और अभी भी मलबे के नीचे से जो ज़ख्मी हैं उन्हें निकाला जा रहा है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो भारी मशीनरी है उसकी तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है, मतलब अंदर अभी भी बड़ी तादाद में और न सिर्फ ज़ख्मी मौजूद है बल्कि जो भारी पत्थर हैं, जो दीवार गिरी हुई है या छत गिरी हुई है, वो भी काफ़ी बड़े स्लैब्स वहाँ पर मौजूद है और उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। और उसके लिए 3 क्रेनें जो हैं वो मंगवाई गई हैं। इससे पहले भी क्रेनें जो थी वो अंदर थी, 2 क्रेन पहले से अंदर थी और अभी एक और क्रेन जो है वो अंदर गई थी और उसमें दोबारा से इन 3 क्रेनों ने काम शुरू कर दिया। इसके साथ साथ दीगर जो भारी मशीनरी है जो कि पत्थर उठाने में उनकी मददगार हो सकती है वो भी तलब की गई है। और सिक्योरिटी की, जैसा कि आपने पूछा, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए हुए हैं। न सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि पाक आर्मी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद 3 से 4 गाड़ियाँ जो हैं पाक आर्मी की यहाँ पर पहुँची हैं और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। तहकीकात के हवाले से अगर बात करूं तो अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि आया ये खुदकुश हमलावर था या ये बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। तहकीकात की, जैसा कि शाहिद खटक जो कि निगरान वजीर हैं, उनके कहने के मुताबिक इस हवाले से अभी तहकीकात की जा रही हैं और अभी तक इस बात का हतमी फैसला नहीं किया जा सका कि आया खुदकुश हमलावर था या यहाँ पर बारूद जो है वो नस्ब किया गया था। इस हवाले से अभी भी तहकीकात जारी हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भारी मशीनरी अंदर
अंदर पहुंचाई गई है और इस वक्त भी प्रायोरिटी पर यही बात है कि जो ज़ख्मी मलबे तले दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और उन्हें जल्द अज जल्द तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया जा आमिर, सके। ये भी ऐड कीजिएगा, जैसे कि जब हम आपसे पहले अपडेट ले रहे थे तो एम्बुलेंसेस की बड़ी तादाद जो है वो जा रही है अंदर, जिस जगह धमाका हुआ उसके बाद यहाँ से वापस रवाना हो रही थी। अब ये सिलसिला थोड़ा रुकता दिखाई दे रहा है, क्या तमाम जो जख्मी हैं उन्हें मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल यहाँ से? देखिए, अभी तक तमाम ज़ख्मियों को मुंतकिल नहीं किया जा सका। यहाँ पर अभी भी मलबे तले काफ़ी ज़ख्मी जो हैं वो मौजूद हैं और जैसा कि यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई है तो उनका कहना ये था कि अभी भी हमें मलबे के नीचे से आवाज़ें आ रही हैं, उन्हीं आवाज़ों को वो ट्रेस करके उनके पास पहुँचते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पर लोग या ज़ख्मी मौजूद हैं वहाँ पर अपने हाथों से जितने लोग हैं वो अपनी मदद के तहत इन बड़े पत्थरों को हटाया जा सके, क्योंकि भारी मशीनरी के इस्तेमाल से ज़ख्मियों को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए लोग जो है जो यहाँ पर अंदर रेस्क्यू की टीम मौजूद है, जो अंदर पुलिस एहलकार मौजूद हैं या और भी जितने भी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़ख्मी हैं उन्हें मज़ीद जो है किसी किस्म का नुकसान ना पहुँच सके। इस वक्त भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हमारा कैमरा बता सके तो DC पेशावर जो है वो और कमिश्नर पेशावर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मीडिया से वो अभी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम उनकी बातचीत जो है वो देख सके कि आया वो इस हवाले से और तहकीकात के हवाले से क्या कहते हैं। DC और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी अब पहुंच चुके हैं जाए वक़ुआ पर और पुलिस लाइन में ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। पुलिस लाइन की मस्जिद में मुबैना खुदकुश हमला था जिसके नतीजे में 25 अफराद शहीद हो चुके हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जिन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अफसोसनाक वाक़या पेश है पेशावर की। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं, अब से कुछ ही देर बाद वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। आपको बताएं कि आमद का सिलसिला इस वक्त यहाँ पर सियासी शख्सियात की जारी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इजाज़ साहब इधर आप साथ हो जाइए। डॉक्टर साहब बताएं ये अफसोसनाक वाक़ये के बारे में। देखिए, ये आज का जो वाक़या हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक है। बेहसियत मुसलमान आप देखिए कि एक मस्जिद में बाजमात नमाज अदा हो रही हो और उसमें बेगुनाह लोगों को शहीद किया जाए या उनको ज़ख्मी किया जाए, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और ऐसे वाक़यों की हुकूमत किसी को भी इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि ये तो बेगुनाह लोग हमारे अवाम भी हमारे भाई है और ये तो हमारे वो लोग हैं जो कि मुल्क और ख़ास कर इस सूबे में अमन व अमान के लिए कुर्बानियाँ भी दे रही हैं और आज इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी और इसकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। गुलाम अली साहब बताएं कि अभी तक क्या तफसीलात है, कितने शहीद हुए, कितने एहलकार जो ज़ख्मी है और धमाका खुदकश था या नहीं? लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक 28 हमारे जवान जो है ये शहीद हो चुके हैं और इसी तरह तकरीबन 150 के लगभग ज़ख्मी हैं। जो लोग इसमें अभी तक मलबे के नीचे हैं उसको भी रेस्क्यू कर रहे हैं और कुछ को तो निकाला गया और कुछ को निकाला जा रहा है। इसलिए हम भी जल्दी आ गए ताकि वो अपना काम खुशउस्लूबी से अंजाम दे। मेरी एक ही अपील है ख़ासकर पेशावर शहर के आवाम से, जिसका खून ओ नेगेटिव है, अगर वो मेहरबानी करके हॉस्पिटल में जाकर हम LRH हॉस्पिटल में जाकर अपना ओ नेगेटिव खून का अतिया दे तो ये पूरे सूबे के आवाम पर और सूबे के पुलिस पर एहसान होगा और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि पेशावर के जवान खून देने के लिए पहुँचेंगे।
ابھی یہ ہے پولیس والے سارے، لیکن ابھی چونکہ ایمرجنسی ہے اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ہاسپٹل میں جا کے ابھی شناخت ہوگی، لیکن واقعہ بہت دردناک اور افسوسناک ہے۔ کچھ معلومات ہیں ملبے کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے ٹائم میں ریسکیو بس آپریشن؟ انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ اب کام بہت تیزی سے شروع ہے، کمشنر پشاور موقع پر ہے، باقی پولیس افسر سی سی پی صاحب سارے بھی سی پی صاحب ادھر ہو جائے سر ذرا سا ادھر ہو جائے سر، یہ سر ادھر سے۔ اس موقع پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ مسجد کی عمارت اور اس کی چھت گری ہوئی ہے، اس کے ملبے تلے بھی ہمارے کافی سارے جوان دبے ہوئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم ایک ایسے طریقے سے ان کا ریسکیو کریں کہ ان کو کوئی زیادہ ان کی جو چوٹیں ہیں ان میں اضافہ نہ ہو۔ اس لیے اس موقع پہ ہم کوئی ڈیفینیٹ اوپینین نہیں دے سکتے، لیکن جہاں تک اندازے کا تعلق ہے تو اس سے ایکسپلوزیوز کی بو جو ہے وہ ملی ہے، اور اس کے علاوہ جب سچویشن کلیئر ہوگی، ہمیں رسائی اندر ملے گی، چھت سے تمام بندے ریسکیو ہوں گے، تو اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے۔ سر جس وقت یہ واقعہ پیش ہے مجموعی طور پر کتنے نمازی موجود تھے سر؟ یہ چونکہ ہیڈ کوارٹرز ہے پشاور پولیس کا، سی ٹی ڈی کا، ایف آر پی کا، ایلیٹ فورس کا اور ٹیلی کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز، تو ظہر کی نماز پہ یہاں پہ 300 سے 400 کے لگ بھگ اہلکار جو ہیں وہ نماز پہ موجود ہوتے ہیں۔ ابھی بھی زخمی وہاں پر موجود ہے؟ اس پہ وہ تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر پولیس لائنز میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے تو سیکیورٹی لیبز ہی ہوگا، لیکن یہ تفتیش کے بعد ہی ہمیں کلیئر پوزیشن پتہ چلے گی کہ ابھی مسجد کی کیا صورتحال ہے سر؟ اس کی پوری بلڈنگ گر چکی ہے، ریسکیو کا کیا سر صورتحال ہے؟ مسجد کا جو مین ہال ہے وہ ہال گر چکا ہوا ہے، وہ زمین بوس ہے، باقی بلڈنگ جو پیچھے برآمدے یا جو نئی بلڈنگ بنی تھی وہ قائم ہے۔ اس کے نیچے جو ہے وہ چونکہ ہال بہت بڑا ہے جس کی کیپیسٹی 250-300 کے لگ بھگ نمازیوں کی ہوتی تھی، وہ بلڈنگ گر چکی ہے۔ سر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خودکش حملہ آور بھی تھا اور بارود بھی یہاں پہ نصب کیا گیا تھا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک ہم اس موقع پہ نہیں پہنچ جاتے، وہیں سے ہمیں شواہد ملیں گے، لیکن جو جماعت کی ٹائمنگ ہے، چونکہ جماعت کے دوران یہ بلاسٹ ہوا ہے تو خودکش کے امکان کو ہم رد نہیں کرتے۔ سر تاریخ میں پہلی مرتبہ پشاور پولیس لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس حملے کے حوالے سے کوئی تھریٹ موجود تھا؟ سر کوئی میٹنگ ہو رہی تھی سر، اسپیشل میٹنگ ہو رہی تھی اس وقت اندر سے؟ دیکھیں کوئی اسپیشل میٹنگ نہیں تھی، اللہ کے ساتھ ہی میٹنگ تھی، تمام نمازی اللہ کے حضور جو تھے وہ مسجد میں جمع تھے، کوئی میٹنگ نہیں تھی، اور اس طرح کی کوئی ایک ایسی حساس کوئی کارروائی نہیں چل رہی ہے۔ یہ بھی ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ جب تک ہال کلیئر نہیں ہوتا اس ٹائم تک ہم کنفرم نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں 27 شہید ہیں اور 140 کے لگ بھگ زخمی LRH پہنچ چکے ہیں۔